दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश सर अल्टीमेट आईएएस पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ, जो देश और उत्तर प्रदेश के लिए बेहद खास खबर है और खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के शासन ने उत्तर प्रदेश में 76वें जिले का गठन कर दिया है। दोस्तों अब तक उत्तर प्रदेश में 75 जिले हुआ करते थे। अंतिम बार उत्तर प्रदेश में 2011 में जिलों की संख्या को बढ़ाकर 75 कर दी गई थी और अब 2024 में एक नया जिला गठित हुआ है जिसका नाम है महाकुंभ मेला जनपद। जो दोस्तों मैं बता दूं कि यह जिला 2 दिसंबर 2024 को गठित किया गया है, लेकिन मैं यह भी साथ में बताते चलूं कि यह जिला बनने के साथ उत्तर प्रदेश की जिलों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है और यह एक सामान्य घटना हो सकती है किसी जिले के निर्माण को लेकर। अगर यह किसी दूसरे प्रदेश में घटित होता या नया जिला बनता तो शायद यह खबर नहीं बड़ी बनती, लेकिन क्या बात है कि उत्तर प्रदेश का एक जिला बना और देश के सभी क्षेत्रों में इसकी खबर फैल गई कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया जिला गठित किया है। दोस्तों मैं बता दूं कि यह जिला उत्तर प्रदेश शासन ने बिना किसी मांग का यह जिला बना। पहले से न मांग की जा रही थी, न किसी प्रकार के राजनीतिक गलियारों में इसकी खबर थी, लेकिन दोस्तों ये बता दूं कि यह एक विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस जिले का निर्माण किया गया है और यही आपके लिए प्रश्न का विषय है कि यह जिला जो नया बना है वो किस संदर्भ में बना है, किस संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत बना है और किन जरूरतों को पूरा करने के लिए बना है। तो दोस्तों इसी जिले को लेकर पूरा ब्रीफ और बेहतरीन जो भी इसके प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले होंगे, उन सभी प्रश्नों का जवाब मेरे तरफ से दिया जाएगा। आप इस वीडियो पर बने रहिए। मैं शुरुआत करता हूं इस खबर को लेकर जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश का 76वां जिला, दोस्तों देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का 76वां जिला महाकुंभ मेला बनाया गया है। दोस्तों ये खबर बहुत बड़ी है क्योंकि ये पूरे भारत में इस खबर को तैरते हुए हम लोग देख रहे हैं, इस खबर को फैलते हुए देख रहे हैं और यह उत्तर प्रदेश के शासन के तरफ से एक नए जिले की जो घोषणा की गई है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 दिसंबर 2024 को इसे लागू भी कर दिया है। दोस्तों इस जिले में प्रयागराज के 4 तहसील को शामिल किया गया है। पहले तो ये जान लीजिए कि यह जिला प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद पहले कहा जाता था, उसी जिले के कुछ क्षेत्र को काट कर बनाया गया है। और जिला क्यों बनाया गया है उसके लिए मैं बता दूं कि पहले तो आप जान लीजिए कि 2025 में जो प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित होने वाला है, उसी महाकुंभ को देखते हुए यह जिला निर्मित किया गया है। तो पहले जिले के संबंध में खबरों को जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के 4 तहसील सदर, सोराव, फूलपुर और करछना के 67 गांवों को मिलाकर यह नया जिला गठित किया गया है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका संवैधानिक अधिकार क्षेत्र क्या है। तो संविधान कहता है कि भाग 1 के तहत अनुच्छेद 2, 3 और 4 का उपयोग करते हुए सरकार नए जिलों का गठन कर सकती है। दोस्तों प्रदेश के भीतर किसी भी जिले के क्षेत्र, सीमा तथा नाम में बदलाव करने का जो अधिकार होता है वह प्रदेश की सरकार का होता है और उसके विधानमंडल को होता है। दोस्तों मैं यहाँ ये बता दूं कि अनुच्छेद 2, 3, 4 का उपयोग करते हुए प्रदेश की सरकार अपने प्रदेश के भीतर किसी भी जिले का नाम, क्षेत्र और उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जबकि मैं बता दूं कि अनुच्छेद 3 का उपयोग करते हुए भारत की सरकार किसी भी प्रदेश के नाम, क्षेत्र तथा सीमा में परिवर्तन कर सकती है। दोस्तों यहाँ स्पष्ट हो लीजिए, भाग 1 तथा अनुच्छेद 3 का उपयोग करते हुए भारत की सरकार किसी प्रदेश की सीमा और क्षेत्र में बदलाव कर सकती है और अनुच्छेद 3 और 4 का उपयोग करते हुए किसी भी प्रदेश की सरकार अपने प्रदेश के भीतर किसी जिले के नाम, क्षेत्र और उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। यह अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जो प्रदेश की सरकारों को भी प्राप्त है और देश की सरकार को भी प्राप्त है। इसी अधिकार का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस नए जिले की घोषणा किया है, जिस जिले में दोस्तों डीएम भी प्रॉपर अलग होंगे, एसपी भी प्रॉपर अलग होंगे, थाने गठित किए जाएंगे। इसमें पूरी प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया है। दोस्तों इसलिए किया गया है कि प्रयागराज में इस बार जो महाकुंभ लग रहा है उसमें आने वाले जो करोड़ों सैलानी हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो सके, उनके भक्ति भाव में किसी प्रकार का बाधा न उत्पन्न हो सके और दोस्तों वृद्ध जन से लेकर जो युवा जन उस मेले में शामिल होंगे
उनके जीवन शैली में किसी प्रकार का कोई रुकावट न हो सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सरकार ने इस बड़े फैसले को लिया है, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश में एक नया जिला 76वां महाकुंभ मेला जनपद का निर्माण किया गया है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरे एक नोटिफिकेशन है जिसको मैं दिखाने का काम किया हूँ कि यह नोटिफिकेशन 1/12/2024 को स्वीकृति हुई थी और 2/12/2024 को नए जिले का गठन हुआ था। इस नए जिले में जो डीएम बनाए गए हैं दोस्तों, ये विजय कुमार आनंद बनाए गए हैं। ये काफी तेज तर्रार डीएम माने जाते हैं। उस नए जिले का प्रभार इनको दी गई है और इसी जिले के कप्तान या कह सकते हैं हम इस जिले के जो एक तरह से एसपी कह सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं राजेश द्विवेदी को बनाया गया दोस्तों। यहाँ राजेश द्विवेदी का फिगर देख सकते हैं, जो राजेश द्विवेदी इस जिले के एसपी होंगे और इस तरह से दोनों लोगों को आप इस तरह से देख सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि इसी तरह से जो है कि यह जिला अपने आप में एक ऐसा जिला बना है जो अस्थायी रूप में कार्य करेगा, अर्थात ये परमानेंट जिला नहीं माना जाएगा दोस्तों। ऐसा माना जा रहा है कि इस जिले की अवधि सिर्फ 4 महीने की होगी और 4 महीने बाद इस जिले का अस्तित्व पुनः समाप्त हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ महाकुंभ मेले में यूपी का नया जिला उत्तर प्रदेश का शासन और ये महाकुंभ का जो मैं क्षेत्र दिखाया हूँ, इस महाकुंभ के जो मुख्य क्षेत्र के साथ साथ अगल बगल के जो गांव है दोस्तों, अगल बगल के जो गांव क्षेत्र है, तहसील क्षेत्र है, ब्लॉक है, उसको भी जोड़कर इस जिले का इसलिए निर्माण किया गया है ताकि हजारों करोड़ों लोग जो वहां पहुंचेंगे वो किसी भी जगह पे रहकर अपने एक प्रशासनिक सुविधा का लाभ उठा सकेंगे और शासन के तरफ से जो सुविधाएं वितरित की जाएंगी उसका भी उन्हें लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट स्लाइड हमारा ये कहता है कि महाकुंभ का अन्वेषण क्या है, महाकुंभ के संदर्भ में और कौन सी बातें, इसका इतिहास क्या कहता है। पहले महाकुंभ 2025 को जान लीजिए कि प्रयागराज में महाकुंभ जो लगा है, महाकुंभ लगा है, इसे 2025 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों प्रयागराज जो 3 नदियों के संगम पर बसी हुई है, जिसे हम गंगा, यमुना और सरस्वती के नाम से जानते हैं, महाकुंभों में इस महाकुंभ की सबसे ज्यादा जो है आस्था होती है, सबसे ज्यादा इसका सम्मान होता है, सबसे ज्यादा लोग इस पर यहाँ पहुंचते हैं। तो दोस्तों हालांकि देश में यह भी मैं आपको बताते चलूं कि 4 जगहों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसमें हरिद्वार में आयोजन होता है, नासिक में आयोजन होता है, उज्जैन में आयोजन होता है और प्रयागराज में इसका आयोजन होता है। मैं ये भी यहाँ आपको बता दूं कि दोस्तों अभी तो प्रयागराज में आपका महाकुंभ लग रहा है, इसके बाद दोस्तों नासिक में महाकुंभ होगा 2027 में, फिर दोस्तों उसके बाद उज्जैन में महाकुंभ होगा 2028 में और दोस्तों लास्ट में आपके हरिद्वार में महाकुंभ होगा जो 2033 में इसका आयोजन किया जाएगा। मैं महाकुंभ के संदर्भ में बता दूं दोस्तों, तो महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। अर्धकुंभ जिसे अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ का नाम दिया है, वह 6 साल पे आयोजित होता है और प्रत्येक साल जो कुंभ होता है दोस्तों उसे माघ मेला कहा जा रहा है। तो यह जो 2025 में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इसकी शुरुआत 13 जनवरी को प्रारंभ हो जाएगी और 26 फरवरी तक इसका आयोजन चलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से एक लंबे समय तक इस आयोजन का लुत्फ लेने के लिए हजारों लाखों की संख्या में जो लोग जाएंगे, उन्हीं की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए इस नए जिले का गठन किया गया है। दोस्तों इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण क्या है महाकुंभ के नाम से, जो विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन है। दोस्तों ये प्रश्न यूनेस्को द्वारा भी निर्धारित कर दिया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो महाकुंभ का मेला है। वही बात मैं भी इसमें उल्लेखित किया हूं कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। दोस्तों हर वर्ष 12 वर्ष के बाद गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। इसका महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में उल्लेखित है दोस्तों, और प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंतरिक शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति, भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना इस मेले का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। तो कहीं न कहीं लोग जब इस मेले में जुड़ते हैं तो दोस्तों मैं बता दूं कि लोग आस्थावान के तर्ज पर अपने आस्था को प्रकट करने के लिए जुड़ते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के संदर्भ में जुड़ते हैं। और दोस्तों इस मेले में जाकर लोग यहाँ तक कि कुछ लोग मानते हैं कि कुछ शरीर के द्वारा
मन के द्वारा या जीवन के द्वारा किसी प्रकार का पाप हुए होंगे, उसका भी नाश होगा दोस्तों। यह भी हिंदू धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं में यह विषय उल्लेखित है कि ऐसा करने से इस प्रकार की प्राप्तियां होती हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ एक दो लोग पति पत्नी, यहाँ आप देख रहे हैं मेले का मेले में संगम नगरी पर जाकर स्नान के द्वारा अपने आस्था को प्रकट कर रहे हैं, जबकि यहाँ महाकुंभ 2025 का जो लोगो है उसे दिखाया गया है। यह मंदिरों का एक श्रृंखला है दोस्तों, घाट है और यहाँ गंगा नदी, यमुना और सरस्वती का तीनों का संगम दिखाया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट पहुंचते हैं हम, क्या है कुंभ का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है दोस्तों। कुंभ का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, तो पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन से अमृत कलश की प्राप्ति, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत कलश की प्राप्ति जो हुई थी, तो अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हो गया था। प्रयागराज अमृत की बूंद, प्रयागराज को या में अमृत की बूंद गिरने के पवित्र स्थल माना जाता है। दोस्तों आप सबको मालूम होगा, जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक तरफ देवताओं की टीम थी और एक तरफ असुरों का टीम था, जिसमें बहुत सारे मंथन के द्वारा विष निकलते थे और उसी विष को पीने के ऐतिहासिक प्रमाण बताए जाते हैं भगवान शिव के तरफ से, कि भगवान शिव ने उस विष को पिया था, जबकि उसमें अमृत जो मिले थे, उसी अमृत के कुछ बूंद प्रयागराज में गिरने की वजह से उसकी पवित्रता मानी जाती है, उसकी पवित्रता बड़ी होती है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में मथनी के तौर पर विंध्याचल पर्वत का उपयोग किया गया था, जबकि जो रस्सी मथनी में काम आया था उससे शेष नाग के रूप में जो सर्प होता है उसका उपयोग लोगों ने किया था। तो ये पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि इसमें अमृत और विष के निकलने की एक जो आस्था है, एक मान्यता है, उस संदर्भ में प्रयागराज अपने आप को जोड़ता है। ऐतिहासिक पहला लिखित प्रमाण क्या है दोस्तों, राजा हर्षवर्धन के शासन काल में सातवीं शताब्दी में था। इसे आधुनिक रूप में 19वीं शताब्दी में संतों और समाज सुधारकों ने अपनी भूमिका को निभाकर इसकी ऐतिहासिक प्रमाणिकता को और पुष्ट कर दिया है कि प्रयागराज में ऐसा ही था जैसा हमारे पुराण और हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि प्रयागराज एक धार्मिक स्थली है जहाँ जाकर अपनी की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों, जहाँ जाकर हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, अपनी बुराइयों को समाप्त कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हमारा अंतिम स्लाइड क्या कहता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जैसा कि मैं इस स्लाइड को इसलिए बनाया हूँ ताकि जल्दी से आप अगर किसी परीक्षा में बैठने जा रहे हो या आप उत्तर प्रदेश संदर्भ में कुछ विस्तृत जानकारी लेना चाहते हो तो इस वीडियो को देखकर आप जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने से, इस स्लाइड को देखने से आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। या 2011 की जनगणना को मैं उल्लेखित किया हूं और यह जनगणना कहता है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विशाल राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान आता है। यहाँ मैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से बताया हूँ तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वह 19,98,12,341 यानी लगभग 20 करोड़ के बराबर यह जनसंख्या उस समय काउंट हुई थी जब 2011 में उत्तर प्रदेश की जनगणना कराई गई थी। दोस्तों यहाँ साक्षरता दर क्या कहता है, उत्तर प्रदेश की 2011 की साक्षरता दर 67.72% है। 67.72% उत्तर प्रदेश साक्षरता है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 77.3% और महिलाओं की साक्षरता 57.2%। अर्थात अगर थोड़ा सा कम इसको याद करना चाहते हैं तो 67, 77 और 57 मतलब 57, 67 और 77, अगर दशमलव के पहले की बात करूं एकदम याद करने वाला आसान होता है। 57, 67 और 77 उत्तर प्रदेश जनसंख्या को इस प्रकार से देखा जाता है। लिंगानुपात क्या है दोस्तों, 912 जो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है, अर्थात 1000 पुरुषों पर 912 महिलाओं की संख्या है। इसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, अर्थात जो भारत के लेवल पर लिंगानुपात क्या है, वह 940 है। वो भी मैं आपको बताते चलूं। दोस्तों यहाँ जनसंख्या घनत्व तो क्या है,
तो 828 जनसंख्या घनत्व। दोस्तों जनसंख्या घनत्व क्या होता है? एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाली संख्या को हम जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश के एक वर्ग किलोमीटर में 828 लोग रहते हैं, जबकि भारत के एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। इससे ये पता चल रहा है कि राष्ट्रीय स्तर के एवज में प्रदेश में काफी सघन जनसंख्या है, जो आपको दिख रहा है। ग्रामीण आबादी की क्या कॉम्बिनेशन दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आबादी 77.73% है। अर्थात दोस्तों उत्तर प्रदेश में गांव में रहने वाली जो आबादी है वो कुल आबादी की 77.73% है, जबकि राष्ट्रीय लेवल पर क्या है दोस्तों, अर्थात पूरे भारत में जो गांव है उस गांव में कितनी आबादी रहती है? तो 68.84% वहां की आबादी है दोस्तों। इसे राष्ट्रीय हम देख सकते हैं। शहरी आबादी आपका 22.27% है। अर्थात दोस्तों उत्तर प्रदेश में जितने भी शहरों में लोग रहते हैं वो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी के 22.27% है, जबकि देश में कुल शहरों में रहने वाली आबादी देश की कुल आबादी का 31.16% है। इसी प्रकार से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन से हैं? दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है और मुरादाबाद है। दोस्तों प्रयागराज आप इसमें देख सकते हैं, यह प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद कहते हैं, यह प्रयागराज है। और मुरादाबाद हम यहाँ आप देख सकते हैं, यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़े जिले हैं। यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे छोटे जिले कौन से हैं दोस्तों? तो यहाँ महोबा सबसे छोटा जिला है और चित्रकूट सबसे जो छोटा जिला है। तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ महोबा जिला है और यहाँ चित्रकूट जिला है। यह उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जिले हैं जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से है। इसी प्रकार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दोस्तों सबसे बड़े जिले कौन से हैं? लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के दृष्टि सबसे बड़ा जिला है। सोनभद्र दूसरा सबसे बड़ा जिला है। दोस्तों लखीमपुर खीरी अगर आपको देखना हो तो ये बड़ा सा जिला देख सकते हैं, लखीमपुर खीरी है जो सबसे बड़ा जिला है। और दूसरा जो सोनभद्र है दोस्तों, ये सोनभद्र यहाँ आपको दिखाई देगा, ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसी प्रकार से दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले उत्तर प्रदेश के कौन है? तो हापुड़ सबसे छोटा जिला है। दूसरा जिला भदोही सबसे छोटा जिला है। तो दोस्तों हापुड़ जिला गाजियाबाद को काट कर बनाया गया था और आप यहाँ हापुड़ जिला देख सकते हैं, जबकि भदोही जिला आप देख सकते हैं यहाँ वाराणसी के बगल में भदोही जिला है, जिसे संत रविदास नगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से यह उत्तर प्रदेश के जनसंख्या के कुछ आंकड़े हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप इन आंकड़ों को याद रखेंगे ताकि आपकी परीक्षा में एक अहम रोल निभाएगा यह आंकड़े। तो यहाँ हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो नया जिला बनाया गया है उसे किस नाम से जानते हैं, उसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ है और उसका समापन कब होगा, यह भी आपको बताते हुए मैं बता दूं कि अब उत्तर प्रदेश का 4 महीने के लिए 76 जिले के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाएगा। और यह जिला एक संवैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त जो मुख्यमंत्री होता है, उसका विधानसभा होता है, उसी को बनाने का अधिकार प्राप्त है। और भी आप अगर जानकारी किसी प्रकार से चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमें बताएं। आपकी सलाह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो कैसा लगा यह हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा दोस्तों। आप वीडियो देखें इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।